हेलो गाइज, मैं सुरेश कुमार आपका स्वागत करता हूं एजुकेशनल स्टडी पॉइंट आई में। मैं चला रहा हूं एससीईआरटी साइंस की श्रृंखला। एनसीईआरटी साइंस की श्रृंखला में आज हम लेकर आए हैं कक्षा 8 इकाई 1 यानी पाठ 1 विज्ञान एवं तकनीकी के क्षेत्र में नवीनतम प्रगति। ये आपकी बुक है कक्षा 8। ये कक्षा 8 की बुक है, एससीईआरटी की बुक है, जिसमें आपको हम आज क्रम से सारी चीज़ें आपको श्रृंखला के माध्यम से बताएं। तो विज्ञान में देखा जाए तो किसी भी कम्पिटिटिव एग्जाम में सबसे अधिक अगर जीएस से प्रश्न आते हैं तो विज्ञान से प्रश्न पूछे जाते हैं, क्योंकि विज्ञान ने आज के युग में बहुत सारे परिवर्तन कर दिए हैं, जिससे आपका और इस देश का, इस राष्ट्र का, इस पूरे विश्व का कल्याण हो रहा है। तो इस प्रकार आप विज्ञान को, या फिर आप केवीएस की तैयारी या टीजीटी की कोई भी तैयारी कर रहे हैं, तो विज्ञान से संबंधित जो भी हो, तो इस बुक से आप जब पढ़ेंगे तो बिल्कुल एंथॉटिक तरीके से ये आपको सारी चीज़ें बताएंगी फैक्ट टू फैक्ट, तो ताकि आप अच्छी तरह से हर प्रकार से विज्ञान के प्रश्न कर सकें। तो आज हम चलते हैं पाठ 1 की ओर। तो जैसा कि आपने अपनी पिछली कक्षाओं में पढ़ा है, किसी विज्ञान तकनीकी ने जो हमारे दैनिक जीवन में अत्यधिक प्रभावित किया, इसी क्रम में हम देखें तो विज्ञान तकनीकी के क्षेत्र में विभिन्न क्षेत्रों में हुई नवीन प्रयत्नों का अध्ययन हम करेंगे। विज्ञान अपने नए अनुसंधान तथा दैनिक जीवन में सरल व उन्नत वातावरण को विकसित करने में लगातार अपना प्रयास कर रहा है, अर्थात विज्ञान और तकनीकी के नित्य वैज्ञानिक शोध जारी हैं। संचार, शिक्षा, अंतरिक्ष, चिकित्सा, कृषि, परिवहन, उद्योग, ऊर्जा आदि कोई ऐसा भी क्षेत्र नहीं जहां पर इसका विकास ना हो रहा हो। तो इससे पहले हमने कक्षा 6 की श्रृंखला आपको एससीईआरटी की पढ़ा रहे हैं, तो हमारे चैनल पर जाकर विजिट कर लेना और रेड आइकन जो आपका होगा सब्सक्राइब वाला बटन, उसे जरूर दबाना तथा लाइक शेयर कमेंट अवश्य करना, ताकि आपको विज्ञान की सही श्रृंखला में, एक श्रृंखला के माध्यम से आप में हम ऐसा विकास करेंगे कि कोई भी प्रश्न आपका गलत नहीं होगा। तो किसी भी नई तकनीक का उपयोग मनुष्य की दिनचर्या कार्यशैली में सुधार आता है। विज्ञान और प्रौद्योगिकी ने विभिन्न मूलभूत चुनौतियां, जैसे प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष यानी परोक्ष यानी डायरेक्ट इनडायरेक्ट तरीके से देखा जाए, किसी भी समस्या का डटकर मुकाबला किया है। इस समय देखा जाए कोविड-19 की समस्या चल रही है। अब कोविड-19 की समय में देखा जाए, मोबाइल जो विज्ञान के द्वारा ये विकसित हुए हैं, तो यूट्यूब के माध्यम से या मोबाइल के माध्यम से डायरेक्ट जो है शिक्षण सभी विद्यालयों में चल रहा है। और साथ में देखा जाए विभिन्न प्रकार के जो किट तैयार किए गए हैं, या चेक करने के लिए, या औषध बनाने की बात की जाए, या टीकाकरण, वो सब कार्य जारी हैं। ये विज्ञान के द्वारा ही संभव हो सकेगा। तो इन मूलभूत चुनौतियों को कृषि, उद्योग, स्वास्थ्य सुविधाएं, घटते प्राकृतिक संसाधन आदि, यानी प्राकृतिक संसाधन घटते जा रहे हैं, तो ये सारी समस्याएं जो हैं, इनका सामना विज्ञान के माध्यम से ही हो पाएगा। आइए इन मूलभूत चुनौतियों को दूर करने के उद्देश्यों के साथ साथ कृषि, उद्योग, ऊर्जा, संचार, परिवहन आदि के क्षेत्रों में विस्तार से समझते हैं कि किस प्रकार विज्ञान ने अपने कदम जमाए और इसमें कैसे विकास हुआ। तो सबसे पहले हम बात करते हैं संचार के क्षेत्र में। संचार का क्षेत्र होता है, संचार का तात्पर्य होता है यानी एक जगह से दूसरी जगह पर हम अपने संदेशों को कैसे भेजेंगे। तो प्राचीन काल में देखा जाए जो है विभिन्न जानवरों के माध्यम से या प्रत्यक्ष व्यक्ति के द्वारा पहुंचाया जाता था। उसके बाद डाक व्यवस्था जो है डलहौजी के समय में लागू हुई। अब देखो इसमें क्या हुआ, संचार मानव प्रगति के लिए अति महत्वपूर्ण है। संचार के क्षेत्र में टेलीफोन, टेलीविज़न, कंप्यूटर, इलेक्ट्रॉनिक डाक सेवा जिसे हम ईमेल के नाम से जानते हैं, और इंटरनेट का प्रयोग करके जनसंचार के क्षेत्र में क्रांति के रूप में आई है। अब कंप्यूटर के आविष्कार के बाद संचार के क्षेत्र में नित्य नए आयाम स्थापित हो रहे हैं। अब सूचना तकनीकी का प्रयोग कर भारतीय डाक विभाग, यानी अब देखो पहले भारतीय डाक विभाग जो देखा जाए आपके जो 19वीं शताब्दी में 1800 जब वही 53-54 के समथिंग में इसका विकास हुआ था, लेकिन 2001 में क्या हुआ, नवीन डाक सेवा का प्रारंभ किया, और जिसे हम ई पोस्ट के नाम से जानते हैं। अब देखो यहाँ पर प्रश्न पूछा जा सकता है कि वो भारत में ई पोस्ट का विकास किस सन में हुआ, तो आप इसमें देखो लिखा है 2001 में। 20वीं शताब्दी में संचार के क्षेत्र में मोबाइल फ़ोन जुड़ा, और मोबाइल फ़ोन तकनीकी में अत्यंत प्रभावशाली होकर उपग्रह के माध्यम से मानव के साथ जुड़ गया, और 21वीं शताब्दी आते आते यह नई नई तकनीकी से सुसज्जित होकर नए स्मार्ट मोबाइल यानी स्मार्टफोन का रूप ले लिया। अब इसमें क्या 2G, 3G, 4G आपने देखा, ये 3G, 4G क्या होता है, ये थर्ड जनरेशन, फोर्थ जनरेशन
यानी कि टेक्नोलॉजी के रूप में जाना जाता है, यानी टेक्नोलॉजी के विकास में वृद्धि हुई है, यानी विकास अच्छा हुआ है और इसमें से क्या होता है, सर्फिंग अच्छी होती है और किसी भी कार्य को आसानी से किया जा सकता है। अब संचार के क्षेत्र में देखा जाए, विंडो कॉन्फ्रेंसिंग, वाईफाई यानी वायरलेस फाइडेलिटी तथा वाईमैक्स तकनीकी वैज्ञानिकों की एक अद्भुत देन कही जा सकती है। हालांकि जब ये नहीं था तब बड़ा अद्भुत लगता, आज हम लोगों के पास उपलब्ध है तो इतना अजीब नहीं लगता है। लेकिन 3G 4G देखी जाए, ब्रॉडबैंड, वायरलेस इंटरनेट, डाटा, वीडियो, टीवी इत्यादि मोबाइल फ़ोन पर ही आसानी से उपलब्ध हैं। वैसे न्यूज़ चैनल पर आप जाते थे, टीवी में, आज मोबाइल के माध्यम से इंटरनेट में कोई भी ऐसी विषय वस्तु नहीं है जिसको हम सेकंडों में ना प्राप्त कर सकें। तो ये सब कमाल किसके द्वारा हुआ, विज्ञान और तकनीकी के माध्यम से ही हुआ है। अब आज देखा जाए, किसी भी बाधा के वीडियो क्लिपिंग, मनोरंजन, आदान प्रदान बड़ा ही आसानी से हो सकता है। तो इस प्रकार देखा जाए कि सूचना के क्षेत्र में बड़े ही विज्ञान ने अपने कदम जमाए हैं। और इसी प्रकार हम दूसरे संचार साधन की ओर चलते हैं, तो शिक्षा में सूचना संचार प्रौद्योगिकी ICTC का में क्षेत्र में। अब ICTC क्या होता है, शिक्षा में सूचना और संचार प्रौद्योगिकी, तो यानी तो इसे हम कहते हैं, शिक्षा के क्षेत्र में शिक्षा के स्तर को सुधारने के लिए ICTC योजना शुरू की गई। इसके अंतर्गत छात्रों को मुख्यतः अपनी ICTC कौशल बढ़ाने के लिए, यानी कंप्यूटर सहायक शिक्षण। कंप्यूटर सहायक शिक्षण क्या होता है, आप समझ रहे हैं, ICTC को शॉर्ट में कहते हैं। प्रक्रिया के माध्यम से सीखने के अवसर प्राप्त हो रहे हैं। आज देखो कोविड-19 की समस्या चल रही है, तो विभिन्न मोबाइल के माध्यम से या यूट्यूब के माध्यम से आपको ये सारे शिक्षण कार्य कराए जा रहे हैं, घर बैठे आप तैयारी कर पा रहे हैं। तो ये विज्ञान की ही देन है या टेक्नोलॉजी की देन है जिससे ये संभव हो पा रहा है। यह योजना छात्रों को विभिन्न सामाजिक, आर्थिक, डिजिटल डिवाइस, अन्य भौगोलिक अवरोधों को पार करने का सेतु बनी है। शिक्षा के स्तर को सुधारने के लिए विशिष्ट शिक्षकों की नियुक्ति की गई है जो ICTC केंद्रित शिक्षा देने में समर्थ हैं। स्कूल योजना में ICTC के अंतर्गत कई राज्यों ने केंद्र शासित राज्यों में स्मार्ट स्कूलों का अनुमोदन किया है। इसका उद्देश्य है युवाओं को ICTC का प्रयोग करते हुए वैश्विक स्तर पर प्रतिस्पर्धा तथा संस्थापन, जीविका एवं ज्ञान आधारित समाज को बढ़ोतरी एवं सृजनात्मक दृष्टि से तैयार करना। यानी आज कंप्यूटर आधारित जो शिक्षण है वो बहुत ही विकसित कर रहा है लोगों को। अब यह शिक्षा के क्षेत्र में सहायक सामग्री के रूप में एक नई क्रांति लाती, जो बच्चों को खुशनुमा वातावरण एवं मनोरंजन तरीके से शिक्षा प्राप्त करने में विषय के प्रति भय को दूर करने में सहायक सिद्ध हुआ है। यानी अब जैसे अध्यापक के द्वारा पढ़ाया जाए तो एक बार पढ़ाने के बाद फिर हम उस लेक्चर को नहीं प्राप्त कर सकते थे, लेकिन हम ये पढ़ा रहे हैं तो आप जब चाहें तब इस लेक्चर को पुनः आप फिर देख सकते हैं। तो यानी ये एक कमाल ही कहा जा सकता है कि विज्ञान ने बहुत सारे अच्छे कदम उठाए। अब शैक्षिक अवसरों की विस्तृत रूप से करने की बात करें तो उच्च शिक्षा के क्षेत्र में उल्लेखनीय विकास एवं शिक्षा की गुणवत्ता को बढ़ाया गया है। ICT की प्रभावशाली एक साधन है। उच्च शिक्षा में बढ़ता नामांकन अनुपात, शिक्षा के स्तर में प्रशिक्षित शिक्षकों की उपलब्धता में ICT की भूमिका नेशनल मिशन ऑफ एजुकेशन पर बल देता है। ICTC के अंतर्गत स्मार्ट स्कूलों में क्या हुआ, आज किताब के माध्यम से भी पढ़ा जा सकता है। यानी इलेक्ट्रॉनिक बुक जो है आपको पोर्टल पर या ऐप्स के माध्यम से मिल जाती हैं, जिससे भी आप बड़ी आसानी से सारी चीज़ें पढ़ सकते हैं। तो ICTC आपने जान लिया क्या है। ICTC का तात्पर्य होता है कंप्यूटर आधारित शिक्षण, यानी शिक्षा के क्षेत्र में भी विज्ञान और प्रौद्योगिकी ने अपने बड़े ही कदम जमाए हैं। अब हम तीसरे पॉइंट की ओर चलते हैं, अंतरिक्ष यानी प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में। तो अंतरिक्ष के क्षेत्र में अगर जो बात की जाए, अंतरिक्ष के क्षेत्र में बात की जाए तो भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम के जनक जो हैं डॉक्टर विक्रम साराभाई। तो यहाँ से देखो ये प्रश्न आपको मिल रहा है, डॉक्टर विक्रम साराभाई क्या है, अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी के जनक कहे जाते हैं। और इन्हीं की अध्यक्षता में देखा जाए सन 1962 में भारतीय राष्ट्रीय अंतरिक्ष अनुसंधान समिति यानी INCOSPAR यानी INCPOSPAR का एक क्या हुआ, नवंबर 1969 में भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन ISRO का गठन किया गया। यानी इस समिति के द्वारा, कौन सी, भारतीय राष्ट्रीय अंतरिक्ष अनुसंधान समिति के माध्यम से, अब ध्यान देना, नवंबर 1969 ईस्वी में ISRO की स्थापना हुई, जिसे हम क्या कहते हैं, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन।
तो इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन इसे कहते हैं। तो आप ये देखो मेन पॉइंट है जो आपको इस किताब से मिल रहे हैं। तो आगे चलें तो देखेंगे एक छोटे से रॉकेट प्रक्षेपण की शुरुआत करके आंतरिक प्रौद्योगिकी एक ऐसे मुकाम पर पहुंच गई जिसकी हमने कल्पना भी नहीं की थी। अब हमारे पास भारतीय राष्ट्रीय उपग्रह इनसैट है, यानी पहला जो उपग्रह बना था इनसैट था। भारतीय दूर संवेदी उपग्रह IRS जैसी अत्याधुनिक उपग्रह प्रणाली भी मौजूद है। इनसैट उपग्रह दूर संचार या दूर प्रसारण, मौसम विज्ञान, प्राकृतिक आपदा चेतावनी के लिए IRS के प्राकृतिक संसाधनों का सर्वेक्षण के लिए किया गया था, यानी इनसैट का। अब भारत में दो प्रकार के उपग्रह प्रक्षेपण यानों की रूपरेखा, यानी भारत में दो प्रकार के उपग्रह हैं। कौन कौन से? तैयार करने के लिए इस्तेमाल योग्य बनाया गया। इसमें एक होता है ध्रुवी। देखो अब यहाँ पर समझना है कि भारत में उपग्रह दो प्रकार के हैं। एक ध्रुवी होता है उपग्रह प्रक्षेपण यान, जिसे हम क्या कहते हैं PSLV। तो ध्रुवी उपग्रह प्रक्षेपण यान, ध्रुवी मतलब PSLV, जिनमें भारतीय सुदूर संवेदी उपग्रह प्रक्षेपित किए जाते हैं, यानी बहुत दूर तक संवेदी जो उपग्रह हैं उनको भेजा जाता है। और दूसरे होते हैं भू स्थितिकी उपग्रह प्रक्षेपण यान, जिसे हम क्या कहते हैं GSLV। तो आपने समझ लिया, एक ध्रुवी हो गया, दूसरा हो गया भू स्थितिकी। तो एक दो प्रकार का, एक PSLV हो गया, एक GSLV हो गया। तो PSLV GSLV दो प्रकार के उपग्रह होते हैं। तो इनको आप भली भांति फैक्ट टू फैक्ट सारी बातें आप समझते चले जाएंगे। वैसे आप पढ़ते हैं कि PSLV के द्वारा ये यान या इस उपग्रह का आज जो है किया गया। तो सिर्फ इतना जान लेने से काम नहीं चलता, इसलिए बहुत फैक्ट टू फैक्ट आप समझेंगे तो सारी बातें आपके मस्तिष्क में बैठती चली जाएंगी। अब इनसैट परिवार के उपग्रह छोड़े जाते हैं। सितंबर 2004 की घटना है भू स्थितिकी उपग्रह। अब भू स्थितिकी को हमने क्या कहा था GSLV, यानी GSLV F1 द्वारा प्रक्षेपित एडुसेट। यहाँ पर देखो क्लियर हुआ, प्रक्षेपित एडुसेट। अब एडुसेट क्या है? ये एजुकेशनल जो है उपग्रह है, भारत का पहला उपग्रह है जो शिक्षा के लिए समर्पित है। तो आपको ये समझना होगा कि जो भारत के लिए जो शिक्षा के लिए समर्पित उपग्रह है वो कौन सा है। तो GSLV के द्वारा प्रक्षेपित किया गया कि PSLV द्वारा। तो आप बड़ी आसानी से समझ सकते हैं कि GSLV यानी भू स्थितिकी द्वारा, और जबकि ध्रुवी जो होते हैं उसे हम PSLV कहते हैं। अब आकाशगंगा के केंद्र के पास दूसरा सबसे बड़ा ब्लैक होल है जो सूर्य से लगभग 1 लाख गुना बना है, पाया गया है, इसकी पुष्टि हुई है। तो इसकी जब पुष्टि हुई है तो जापान की जो कीयो यूनिवर्सिटी द्वारा की गई भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान मंगलयान एवं चंद्रयान फर्स्ट के सफल परीक्षण में सफल हुआ। तो ये देखो भू स्थितिकी उपग्रह है जिसे हम GSLV कहते हैं, और ये देखो मंगलयान जो है आपका फर्स्ट आप पहुंचा था, आपका मंगल पर हम लोग पहुंच गए। तो इन्हें भी जानना है, थोड़ा क्या जानना है, अंतरिक्ष में पहुंचने वाले प्रथम व्यक्ति कौन थे? यूरी गागरिन। ये रूस के वैज्ञानिक थे, 1969 में पहुंचे थे। अंतरिक्ष में जाने वाले प्रथम भारतीय कौन है? राकेश शर्मा। और प्रथम भारतीय अंतरिक्ष यात्री कौन है? कल्पना चावला। और भारत का प्रथम चालक रहित विमान क्या था? लक्ष्य। तो चालक रहित, इनमें कोई भी चालक नहीं था। तो ये देखो इंपॉर्टेंट फैक्ट है, इनको आपको नोट करना होगा। अब चलते हैं रक्षा एवं प्रतिरक्षा के क्षेत्र में, यानी किसी भी राष्ट्र की रक्षा के लिए भी विज्ञान ने अपने बहुत से कदम जमाए हैं, ताकि आज सुरक्षा के क्षेत्र में बहुत अग्रसर देश हो गए हैं। राष्ट्रीय सुरक्षा के क्षेत्र में हमारे देश में बहुत सी उन्नति की गई है। भारतीय रक्षा एवं प्रतिरक्षा नीति के अंतर्गत अनुसंधान एवं विकास के लिए रक्षा विकास विज्ञान संगठन कुछ अन्य तकनीकी विकास प्रतिष्ठानों को मिलाकर अनुसंधान एवं विकास संगठन, जिसे हम DRDO का गठन किया गया। रक्षा एवं प्रतिरक्षा के उद्देश्य से आज सतह से सतह पर मार करने वाली मिसाइल पृथ्वी। अब देखो ये कई बार प्रश्न पूछा गया है कि सतह से सतह मिसाइल कौन सी है ऐसी जो सतह से सतह पर वार करती है। तो जैसे पृथ्वी है, आग है, त्रिशूल है, ये प्रश्न पूछे गए तो आप बड़ी आसानी से कर सकते हैं पृथ्वी। अब अत्याधुनिक प्रणाली से युक्त मुख्य युद्धक टैंक, जैसे युद्धक टैंक है, युद्धक टैंक का नाम क्या है? अर्जुन। विमानों के लिए फ्लाइट सिमुलेटर और चालक रहित लक्ष्य भेदी विमान बैकून बैरेज प्रणाली आज सब DRDO के माध्यम से बने हैं। अब प्रक्षेपशास्त्र विकास कार्यक्रम के अंतर्गत देखा जाए बैलिस्टिक प्रक्षेपशास्त्र, आकाश मिसाइल, ब्रह्मोस सुपरसोनिक मिसाइल आदि कार्यक्रम का प्रक्षेपण भी
किया गया है। तो इस प्रकार देखा जाए तो ये सारे क्षेत्र क्या है, DRDO के माध्यम से विकास हुआ है। अब देखो ये है डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम। तो अग्नि मिसाइल इन्होंने खोज की थी, इसलिए इन्हें हम मिसाइल मैन के नाम से जानते हैं। जल अभियानों के संचालन के समुद्री बेड़े और सामरिक मिसाइल एवं आकाशीय प्रक्षेपणास्त्रों का विस्तार हुआ। पूर्व राष्ट्रपति हमारे डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम 1998 में पोखरण में, अब देखो 1998 पोखरण में द्वितीय परमाणु परीक्षण में एक निर्णायक भूमिका निभाई। यानी द्वितीय परमाणु जब परीक्षण हुआ कब, 1998 में, तो हमारे पूर्व जो राष्ट्रपति भी रहे हैं और वैज्ञानिक डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम की महत्वपूर्ण भूमिका रही थी। इन्होंने क्या किया था, बैलिस्टिक मिसाइल और प्रक्षेपण यान प्रौद्योगिकी के विकास कार्यक्रम में भारत में मिसाइल मैन के रूप से जाना जाता है। यानी भारत का मिसाइल मैन किसे कहते हैं, तो आप कहेंगे डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम को। अब रक्षा के क्षेत्र में INS कोच्चि और INS अरिहंत आदि युद्ध पोतों को भी प्रयोग किया जा रहा है। तो ये INS क्या है, INS जो है कोच्चि और INS अरिहंत, ये युद्धपोत हैं। युद्धपोत का मतलब युद्ध के लिए जो आपको जहाज प्रयोग किए जाते हैं समुद्रों में, वो युद्धपोतों का भारत में ही विकास हुआ। कौन से हैं, INS कोच्चि और INS अरिहंत। तो आगे है चिकित्सा के क्षेत्र में। आपका ये वीडियो बहुत बड़ा हो जाएगा, इसलिए हम यहाँ पर आपको छोड़ते हैं। इसके आगे हम दूसरे वीडियो में पढ़ाएंगे। ये पार्ट 1 आपका है, पार्ट 2 हम फिर लेकर आएंगे। फिलहाल इतना आप लोग पढ़ लेंगे। यहाँ तक आपने वीडियो देखा उसके लिए हम धन्यवाद करते हैं। और साथ में आप लोग इनके जो इंपॉर्टेंट फैक्ट हम बताते हैं उन्हें नोट भी करते रहेंगे, ताकि आप भविष्य में जब कभी पढ़ना हो तो सिर्फ नोट से ही सारी चीज़ें आप समझ सकते हैं और आपके कोई भी विज्ञान से प्रश्न गलत नहीं होंगे। नमस्कार और धन्यवाद।